ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया था, जान लिया था वर्क क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे ना। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। देखो, आपने वर्क पढ़ लिया, वर्क आपने देखा किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि आप उस काम को कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी। सिंपल भाई, किसी भी काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास बेटा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करती थी, इसी तरीके से हमारे पास आपकी एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी ही है, और इसकी डायमेंशन चाहे वर्क हो या एनर्जी हो दोनों की सेम रहती है, यानी कि mL/T-2। ये आप लोग जानते हैं, F.S करके निकाल चुके हैं, राइट। वेल, एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आपके पास टाइप्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़े। आप बैठे बैठे पंखा घुमाते हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ पे बैठ के खिड़की खोल रहे हो तो खिड़की का खोलने में जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। और इस मैकेनिकल एनर्जी की आपको दो फॉर्म पढ़नी पड़ती है। पहली आती है बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हमारे पास आती है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो तब रोल में आती है या तब दिखती है हमें जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हमारा मोशन में हो, यानी कि द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब वो मोशन में है उस वजह से जो उसकी एनर्जी हमें दिखाई पड़ रही है, वो एनर्जी हमारे कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई कैसे आप प्रूव करेंगे, कैसे क्या होंगे, तो आपके पास ये चीज़ दी जाती है दो चार एग्जांपल की। एक मूविंग हैमर अगर आप नेल पे रखेंगे तो वो पूरी काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो वुड के अंदर चला जाता है ना। तो ये सारी एक दो एग्जांपल और दे रखे थे। बुलेट काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाता है। विंड मिल जो घूमती है ना, तो विंड एनर्जी जो घूमती है, जो हमारे पास बिजली बनाते हैं, वो कैसे आता है, काइनेटिक एनर्जी से आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दो चार एग्जांपल जो आपके पास बताए जाते हैं और आपसे कहा जाता है अब आप एक्सप्रेशन बताइए हमें कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी v। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बेटा m मास का, राइट। अब ये m मास का ऑब्जेक्ट अगर मान के चलिए नीचे ही रेस्ट पे था और जाते जाते जो इसमें जो है फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी। ये तो आपसे कहा है कि बताओ भैया इसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। अब मैंने मेरे को पता है कि भाई जाते जाते अगर भी यहाँ पे गए तो कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस पे ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस पे ट्रेवल किया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना आता ही, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 2as होता है बेटा। अब आप लोगों को पता है, अगर मैं u0 रख देता हूँ, अगर मैं u0 क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे है बॉडी, राइट, क्योंकि उसमें कुछ समय के बाद v वेलोसिटी करी तो u आपका 0 हो जाएगा, तो v² इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आती है, v²/2s आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरे को यहाँ पर वर्क से एनर्जी निकालनी। बेसिकली सुनो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि चाहे आपकी वर्क हो या एनर्जी, बात सेम होती है। एक वर्क ही किसी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाता है। कभी वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा तो कभी वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, बट रहेगा क्या, वो वर्क ही रहेगा। यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस से ही आप लोग अपनी कहानी को बताएंगे। अब आप लोगों को जो मैंने वर्क की डेफिनेशन बताई है वो आप क्या कहते हैं, W इज इक्वल्स टू F इंटू S। अब यहाँ पर जब ये चला तो ये डिस्टेंस यहाँ पे इसने ट्रेवल करी है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन इंटू s, क्योंकि F इज इक्वल्स टू ma होता है बेटा। और अगर मैं इस a की जगह v²/2s रख देता हूँ तो मेरे पास वर्डन कितना हो जाएगा, m इंटू v²/2s इंटू s से s कट गया और ये वर्डन मेरे पास आ गया 1/2 mv²। और यही एनर्जी तो बेटा आपकी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब ये एनर्जी तब आई आपके पास जब आपके पास ऑब्जेक्ट को मैंने मूव कराया, इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली वो v वेलोसिटी पे आ गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भैया आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरीके से आती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे 9th क्लास के मेथड से पूछे। आपसे कहेगा भैया 11th के बच्चे हो, डिराइव करके दिखाइए कि आप किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड, बाय
कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड क्या कहता है ये तो आपको पता ही है भैया, लिमिट रखनी आनी चाहिए और इंटीग्रेशन की करनी आनी चाहिए नॉर्मल वाली। आइए कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैं आपसे कहता हूं मेरी किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स बराबर होती है मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है और उसका मास कितना है यदि मुझे पता पड़ जाए तो मैं उसका फोर्स निकाल सकता हूं। F हमारे पास ये होता है और जो मेरे पास वर्क डन होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू F डॉट S होता है। लेकिन मुझे कैलकुलस मेथड कह रहा है तो एक काम करता हूं कि मैं A को चेंज कर लेता हूं और A को आपको पता है कि मैं dv ओवर dt लिख सकता हूं बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से। और जो मेरा W इज इक्वल्स टू F डॉट S है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं ma की टर्म्स में तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, ma की जगह m टाइम्स dv ओवर dt डॉट s लिख सकता हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूं कि बहुत छोटे से टाइम के लिए, बेसिकली वर्क है तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए मेरा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, dw, v बाहर निकाल लेता हूं और ds अपॉन dt कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dw इज इक्वल्स टू m टाइम्स v डॉट ds ओवर dt। कर सकते हो कि छोटे से डिस्टेंस के लिए मैं कह रहा हूँ बेटा आपसे, तो ds अपॉन dt, और तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, v को बाहर निकाल लिया, इस रिजल्ट लेके आ गया। अब ds अपॉन dt क्या होता है, dv भाई, ds अपॉन dt v होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds अपॉन dt आपके पास dv, तो आपके पास dw कितना हो जाएगा, m टाइम्स v डॉट dv, छोटे से उसके लिए। अब आप क्या करते थे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करते थे, कहां से कहां तक, फिर w का इंटीग्रेशन तो आप w के आराम से आ जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप कहां से करते हैं, जीरो वेलोसिटी से लेकर आपने कहां पहुंचा दी वेलोसिटी, v वेलोसिटी तक, यही तो हमने किया था। तो आप यहां पर आप m तो भाई रहेगा वैसे, इसको जीरो से लेकर v वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इसे जीरो से लेकर v वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो dw का इंटीग्रेशन d, v डॉट dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाय 2, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो v की जगह v रखोगे, इसमें कोई अंतर आना नहीं है, तो mv स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से वही हाफ mv स्क्वायर आ गया बेटा, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपसे टीचर पूछते हैं तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। ये 9th क्लास का मेथड होता है और ये 11th क्लास का मेथड होता है, राइट। और कोई अंतर नहीं है इसमें, निकाल क्योंकि वैल्यूज हमारे पास दोनों तरीके से सेम आ रही है, चीज़ भी सेम है कि आप u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुंचा रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकलती है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेटा अब आगे की तरफ टॉपिक में चलते हैं जिसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या संबंध है। संबंध बेटा गलत संबंध नहीं, अच्छे वाले संबंध की बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, तुम समझे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, देखो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है कि बेटा 1/2 mv स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया है। अब आपको पता है मोमेंटम तो यार हमारे पास mv हुआ करता था, राइट। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें मल्टीप्लाई बाय m और डिवाइड बाय m करूं तो इसके रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 1 आएगा तो मैं कर सकता हूं। तो एक काम करता हूं कि मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m लिख देना लाइन, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई करो तो m into m, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m हो जाएगा। अब देखो p इज इक्वल्स टू mv है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इसे p स्क्वायर लिख सकता हूं, समझ गए ना। यानी कि कहानी कुछ ऐसे है 1/2 mv का स्क्वायर बाय m, इसको मैं p लिख सकता हूं। तो यानी कि आप कह सकते हो k इज इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर बाय m, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, या p इज इक्वल्स टू √2 km, ये भी आप बोल सकते हो, p इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स k इनटू उसका मास। तो ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो आता है वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आज तक हुई नहीं। किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए पहले वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है ये समझ लेते हैं। किसी भी बॉडी का वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है, किसी भी बॉडी का वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब इस बात को अगर मैं प्रूफ कर दूं तो मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी।
अब कांस्टेंट फोर्स लग रही थी, यानी कि अब की बार मेरे पास कहानी u वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं कि बॉडी पहले u वेलोसिटी से चल रही थी और इस समय पर जब ये s डिस्टेंस पर पहुंची तो पहुंचते पहुंचते मान के चल लेते हैं, पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो फोर्स तो कांस्टेंट है पर उसकी वेलोसिटी मैं कहता हूं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या पहुंच रही है v, यानी कि इस बार हमारे पास u 0 नहीं है। तो इस बार अगर मैं बात करता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा बेटा। ये बात तो कहां पे बिल्कुल परफेक्ट है, यहां से लिख देता हूं मैं इसे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होने वाला है हमारे पास 2as। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS 1/2m से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं अगर 1/2m से मल्टीप्लाई करता हूं 1/2m v स्क्वायर 1/2m u स्क्वायर है ना, जगह छोटी पड़ रही है, दिख तो रही होगा 1/2m u स्क्वायर, ठीक है। अरे सर जी, अरे ठीक है यार, हो गई जल्दी। और इसे 1/2 टाइम्स m, 2 से 2 काटो तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 आया m a into s। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो हाफ m u स्क्वायर, हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर आई थी। ये तो हमारे पास एक कंसीडरेशन कर जब बॉडी हमने u रेस्ट माना था, लेकिन अब क्या हमने रेस्ट में माना नहीं है कि भाई u 0 है तो u स्क्वायर आ गया। तो आप इसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू m a को आप क्या लिख सकते हो फोर्स और s को क्या लिख सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, और f डॉट s को आप फाइनली क्या लिख सकते हो वर्क डन। तो आपसे मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी का वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही आपके पास जो है तरीका आ जाता है। अब अगर यही चीज आपसे बोल दे मुन्ना कि आप मुझे बता तो रहे हो लेकिन मुझे बता दो फॉर वेरिएबल फोर्स, यानी कि कांस्टेंट फोर्स ना पूछकर ये चीज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर किसके लिए पूछ लेगा, अगर वो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर पूछ लेगा। तो अगर वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये पूछ लेता है तो हमारे पास चीजें कैसे आएंगी और क्या आएंगी इसमें कोई अंतर नहीं है। बेसिकली अगर ये वेरिएबल फोर्स के लिए पूछा है तो आप समझो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें हमने f डॉट dx इंटीग्रेशन करके हमने बहुत सारी चीजें, हाँ अब भी वही करना है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में आपको पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया, राइट। अब की बार कहानी क्या होगी, कहानी तो वही होनी है कि आपके पास जो वर्क डन रहता है ये क्या रहता है हमारे पास f डॉट ds, बट इस बार हमारे पास लेके चल रहा है कि हमारे पास उसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि f ds cos 0 है, ठीक है। f डॉट ds यानी कि f ds cos 0, तो मैं f ds cos 0 अपने लिखना पहला स्टेप ले लेना f ds सेम डायरेक्शन में cos 0, तुम क्या लिख रहे हो मैं लिख रहा हूं आलसी हूं, f ds ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि भैया जो हमारे पास f होता है ये हमारे पास क्या होता है ma, तो आप कह देंगे अब ये f डॉट ds ये भी वर्क डन छोटा सा हो जाएगा ना, f डॉट ds छोटे से dw के लिए होता है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट तो dw हो जाएगा। तो आप कह देना कि सर dw बराबर ma टाइम्स ds होता है, राइट। अब a को मैं कह सकता हूं dv ओवर dt, तो बेटा हमारे पास dw क्या आ जाएगा m टाइम्स dv बाय dt डॉट ds। अच्छा पिछली बार मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, इधर v निकाल के पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया था, ds अपॉन dt को v लिख के और गड़बड़ कर दी थी ना, कुछ चेक कर लेना, मतलब अभी डालो सही क्या है। तो dw का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इसके आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए आप dv को बाहर निकाल लीजिए, ds अपॉन dt को v लिख दीजिए, समझ गए कहानी को, ds अपॉन dt तो v लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा mv डॉट d। तो आप कह सकते हो कि आपके पास dw का इंटीग्रेशन m टाइम्स v डॉट d, नहीं शायद सही था, चेक कर लेना। तो ये आपके पास समझ गए ना, dv तो ये रखा, ds अपॉन dt को मैंने v लिख दिया है, तो v डॉट dv और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखिए वेरिएबल फोर्स था तो इस बार कहानी वो नहीं रहेगी 0 से v तक, नहीं वेरिएबल था मतलब इस बार चीज कहीं u थी फिर u से v पहुंची है बेटा, है ना। तो इस बार जो इंटीग्रेशन आएगा कहां से आएगा u से और v तक। dw का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा w इज इक्वल्स टू m v डॉट dv का इंटीग्रेशन बेटा आपके पास v स्क्वायर बाय 2
और इसको कहां से कहां तक कर देंगे, u से लेकर v तक। अब आप लिमिट डालना जानते हैं, v में एक बार इसकी वैल्यू डालिए, एक बार इसकी वैल्यू डालिए, तो आपके पास w इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, और जिसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो, w इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यही आपका जो वर्क डन है बाय वेरिएबल फोर्स इस तरीके से आ जाएगा, और यही चीज़ आपसे पूछी भी जाती है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पूछता है आपसे, ए द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय, if momentum of a body increases by 50%, then what is the percentage increase in kinetic energy? पे किसी भी बॉडी के मोमेंटम में 50% से अगर इंक्रीज हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बोला है इंक्रीजेस बाय, ध्यान रखिएगा, अगर बोलता इंक्रीजेस टू 50% तो बेटा 0.5 हो जाता, मतलब 2 मतलब यहां तक पहुंचा है बस, तो उस समय पर आप कहते 0.5 किलो, 50% मतलब समझिए ना 50/100, तो आप जो है इसे काट के 0.5, लेकिन इसे बोला इंक्रीजेस बाय, यानी कि जो ओरिजिनल था उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि लेट द इनिशियल मोमेंटम बी p, इनिशियल मोमेंटम मैंने p मान लिया। अब आपसे जो है पूछा गया है 50% बढ़ने के बाद क्या होगा, आफ्टर इंक्रीजिंग 50%, भाई सिंपल सी कहानी है, 50% इस p का बड़ा होगा तो p प्लस 50/100 ऑफ p हो जाएगा, तो यानी कि 0.5 आ जाएगा, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, तो p प्लस 0.5 p कितना आ गया, 1.5 p, ये आपके पास p डैश आ जाएगा, राइट। जब बॉडी का मोमेंटम p था तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है, तो मैं आपको बता चुका हूं, p²/2 है, यानी कि जब बॉडी का केस फर्स्ट जब मोमेंटम कितना था, व्हेन द मोमेंटम वाज p, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। लेकिन जब आपके पास मोमेंटम कितना दे दिया, p डैश, यानी कि जब 1.5 p आ गया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, p की जगह क्या ले लोगे, 1.5 p का स्क्वायर बाय 2m, ये कहानी आ जाएगी, p²/2 तो रखेंगे, बस p की जगह 1.5 p हो गया, इसको करोगे तो कितना आएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा बेटा, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 2.25 p²/2m लिख सकते हो बेटा सिंपली, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया, फर्स्ट, ये क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गया, यानी कि ये आपके पास पहला काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आपके पास दूसरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपसे पूछता बाय व्हाट परसेंट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बेटा इंक्रीज पूछा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, देखो p²/2m, इसको मैं सिंपल k लिख सकता हूं, p²/2 को k लिख सकता हूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k के इक्वल थी, और फाइनल देखो इसको आप ऐसे कर लो, k लिख लो, p²/2 को k लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यार ऐसे कर देख लो, p²/2m, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरे पास फाइनल काइनेटिक आई यानी कि p डैश, ये हमारे पास 2.25 k आएगी, p²/2m k के इक्वल, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू क्या है आपके पास 2.25 माइनस इनिशियल वैल्यू आपके पास कितनी थी 1 k, 2.25 k आएगी फाइनल, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी k, p²/2 हो गया था 2.25 k माइनस k अपॉन इनिशियल कितना था k इनटू 100, बेटा ये कितना आ गया 1.25 k बाय k इनटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हो गई है 125% के साथ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए। अब आपके पास ऐसे, जैसे आपके पास इसका पूछा, अगला जो टॉपिक पूछेगा वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, इस बार कह देगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, बताओ मोमेंटम का क्या खेल करोगे, क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या देता है, ये कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। इस बार क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। अगर ऐसा हुआ है तो आपसे पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज द डिक्रीज इन इट्स लिनियर मोमेंटम, बताइए परसेंटेज डिक्रीज इन
लीनियर मोमेंटम, यानी कि पी में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ होगा? कुछ नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं आपकी मान लेता हूं के, लेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी के डिक्रीजेस बाय 19%, यानी कि के में से 19% हमारे पास क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? k माइनस 0.19, क्योंकि 19% 91 हो जाएगा 0.19 ऑफ k, इसी वैल्यू कम हुआ है ना, इसका 19% कम हुआ है, तो k का 0.19 कम करें कितना आ जाएगा आपके पास? फाइनल इनिशियल आपके पास k आ गई है और फाइनल आपके पास k माइनस यानी कि 0.81 k। अब आपके पास अगर मैं इसका मोमेंटम देखूंगा इनिशियल वाले का, इनिशियल मोमेंटम pi से लिखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ 2m की रिलेशन मैंने आपको बताया था, p और m k में क्या रिलेशन था? p इनिशियल से 2m के, जब k की वैल्यू k तो हमारे पास ये आ गई है। अब हमारे पास जो वैल्यू है 0.81 k की, इसको लेके कैसे सॉल्व करूंगा मैं? यानी k की जगह पर क्या आ गया? बेसिकली 0.81 k, और तो कुछ अंतर है नहीं, तो इसका जो pf आएगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2m, k की जगह पर कितना आएगा? 0.81 k, 0.81 k। अब ऐसा करता हूं, इस 0.81 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.9 into 0.9 करोगे 0.9 यहां से बाहर ले सकते हो ना, 0.9 बाहर लिया जा सकता है, तो आप कह दोगे कि सर आपका जो pf फाइनल आया ये है 0.9 अंडर रूट 2m k। अब जैसे पिछली बार किया था, इस 2m k को क्या मैं pi लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, तो pf इज इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ p इनिशियल, यानी कि फाइनल मोमेंटम आपके पास इतना आ चुका है। अब क्या पूछा था? परसेंटेज डिक्रीज पूछा था ना बेटा। जब परसेंटेज इंक्रीज था तो हमने क्या किया था? याद करो, परसेंटेज इंक्रीज करते समय हमेशा करते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। लेकिन जब भी किसी भी परसेंटेज में कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो ये फॉर्मूला रहता वही है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। एक्चुअली में से हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना तो कम हुआ है, तो इनिशियल बड़ा होगा इस बार, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100 कर दीजिए। तो आपके पास इनिशियल कितना था इस बार? p, इनिशियल pi था, और फाइनल कितना रहा आपके पास? 0.9 ऑफ pi। कितना आएगा? माइनस 0.9 ऑफ pi बाय इनिशियल कितना था? pi इनटू 100 आप कर दीजिए, तो 1 माइनस 0.9 कितना बचा? 0.1, तो 0.1 pi अपॉन p इनिशियल इनटू 100। अगर आप सॉल्व करेंगे pi से pi मर गया, तो ये कितना हुआ? ये 10% से इसके मोमेंटम में घाटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के रिलेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।